अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोनी जावेद साहब। डॉक्टर रोनी जो हैं ये कोयटा सिविल हॉस्पिटल जो है हमारे संडेबन प्रोविंशियल हॉस्पिटल इसमें एज इन इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट यानी जो आईसीयू के माहिर के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर रोनी जो है इन्होंने अपनी इनिशियल जो एमबीबीएस की तालीम है वो बोलान से हासिल की, बोलान मेडिकल कॉलेज से। और उसके बाद अपनी जो हायर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है इंटेंसिव केयर में वो उन्होंने पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से हासिल की। तो इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बड़े जो है डेडिकेटेड, बड़े हार्ड वर्किंग और बड़े कमिटेड जो है एक क्लिनिशियन है। तो इनसे जो है हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि इंटेंसिव केयर में जो है वो काम कैसे होता है और जहाँ पे काम करते हैं क्या इनको चैलेंजेस का सामना है। तो वेलकम डॉक्टर रोनी, कैसे हैं आप? सर वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। आपने सर मुझे बुलाया इस मीटिंग के लिए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप भी ठीक है सर। अल्लाह का और शुक्र है। तो बड़ा शुक्रिया आपका जी टाइम जी देने का। अब रोनी, आप ये ज़रा हमें हाईलाइट करें कि एक जो इंटेंसिव केयर होता है या आईसीयू है वो एक अस्पताल में जो है उसकी क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी हैसियत है, कितना ज़रूरी है? सर, हॉस्पिटल की जितनी भी फील्ड्स हैं, इंटरनल मेडिसिन, ऑल उट्स ब्रांचेस, और जो आप गायनी का डिपार्टमेंट ले लें, एवरी डिपार्टमेंट, उन सब की लिमिटेशंस हैं सर। वो लिमिटेड हेल्थ सिस्टम में काम करते हैं, पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए कॉन्शियस है, स्टेबल है, अनस्टेबल है। बिकॉज फिर वो एक जगह पे आके लिमिट हो जाते हैं। कुछ चीजों को वार्ड डील नहीं कर सकती। कुछ चीजों को डील करने के लिए वार्ड से बढ़ के चीजें होती हैं। जैसे कि कोई कभी आप किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर सपोर्ट करना हो तो आप वार्ड में जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और जो डोजिंग का हिसाब किताब है वो वार्ड में नहीं हो सकता। कोई रेस्पिरेटरी फेलियर में है, उसको सपोर्ट चाहिए रेस्पिरेटरी, तो वार्ड में नहीं होता। तो एवरी डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ती है क्रिटिकल केयर की। बिकॉज एक जगह पे वो लिमिट हो जाती है, वो फिर आगे उनके वहां पर उनके हाथ बंद जाते हैं। फिर वो क्रिटिकल केयर को कॉल करते हैं, आईसीयू को या एचडीयू को, जिस तरह हॉस्पिटल का सेटअप होता है उसके हिसाब से वो चलते हैं। सही, यानी ये कि जब वो अपनी एक एक कैपेसिटी उनकी जो है पहुंच जाती है जान बचाने की, कंडीशन को ट्रीट करने की, उससे फिर आगे जो है आगे वो आपको जो है वो कॉल करते हैं ताकि आप जो है ना वो पेशेंट की जान बचा सकें बेसिकली। जी सर। तो रोनी, आप जो है माशाल्लाह सिविल हॉस्पिटल जो है हमारा संडेमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल कोयटा में, यहाँ पे आप अपने जो है टीम को लीड करते हैं। और यहाँ जो है आप ये इसके बारे में बताइए कि आपका कितना जो है ये बेडेड आईसीयू है, क्या आपके पास फैसिलिटीज कैसे हैं, कैसे आपकी टीम कैसे काम करती है? सर, जो हमारा आईसीयू है वो हमारी मेडिसिन बोर्ड के साथ अटैच है बिल्कुल। और वो 8 बेडेड है। एट हम्म। बेडेड है जिसके अंदर 3 वेंटिलेटर्स जो कि एवरी टाइम एक्टिव रहते हैं। पेशेंट कभी भी हम इंटुबेट करें या डाल दें उसको। और 3 हमने स्पेयर में रखे होते हैं कि कभी हमें एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाए। और उसके अलावा जो हमारी टीम है सर डॉक्टर्स की, जिसमें मैं हूँ, डॉक्टर उमर है, डॉक्टर अरसलान है, और हमारे जो सीनियर है कंसल्टेंट डॉक्टर यूसुफ है। तो और उसके अलावा जो रेजिडेंट रोटेशन पे होते हैं वो अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो हम एज अ टीम काम करते हैं, बिकॉज ये सिंगल हैंडेडली हो नहीं सकता। ये टीम के साथ काम होता है। आप रोनी, आप टीम को जो आप अपने आईटीयू में लीड करते हैं और वहाँ पे आप अपने जो है बड़े बीमार पेशेंट्स का इलाज करते हैं, तो आपके पास तरह तरह के बहुत ज़्यादा बीमार मरीज और बिल्कुल ऐसे मरीज जो कि आप अगर उनको ऐसे छोड़ दें तो वो शायद जिंदा ना रहें, आपके पास ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स आते होंगे, आप रोज़ाना आपका ये काम है, आप इनको देखते हैं। तो किसी एक ऐसे पेशेंट की जो है हमें स्टोरी बताएं कि जो आपके पास बहुत ही ज़्यादा बीमार हालत में आया और फिर उसके बचने के बड़े कम इम्कानात थे, फिर आपने और आपकी टीम ने उनको जो है उनको देखा और वो जो है आखिर में फिर अपने पैरों पे चल के गए। तो किसी एक ऐसे पेशेंट की जरा स्टोरी हमें डिटेल से बताइए। सर, मैं आपसे एक पेशेंट की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। फीमेल पेशेंट था, शी वॉज वेरी यंग, एंड शी वॉज admitted in our ICU on request from a private setup because they were not approved.
एंड उसकी हिस्ट्री जो बिल्कुल एक शॉर्ट हिस्ट्री ये थी कि शी इंटेंशनली टुक अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट की डोज उसने ले ली थी, वेरी लार्ज अमाउंट। एंड वो जो बायर हॉस्पिटल था वहां पे शी स्टेज ऑन वेंटिलेटर फॉर 2 days। और फिर वो किसी डॉक्टर के रेफरेंस से हमें मिला। फिर हमारे पास वो पेशेंट रहा, उसका टोटल ड्यूरेशन ऑन वेंटिलेटर वाज 34 days। और टोटल डे एडमिशन टाइम हमारे पास जो रहा वो 44 days था। 34 डे के बाद वो पेशेंट हमने वीन कर ली थी और उसको उतार लिया था। लेकिन जो 34 डेज थे दे वर वेरी चैलेंजिंग हमारे लिए। बहुत बीच में डिफरेंट सिचुएशन आती थी। जब फर्स्ट डे वो आई थी तो उसको जो गलत ट्यूब जो थी वो गलत लेंथ तक अंदर चली गई थी। सर आप खुद भी जानते हैं कि हम लोग जो ये हमारे दांत हैं जहाँ से स्टार्ट होते हैं इसकी जो, और कैरिना पे कैरिना लंग्स में जो हमारा एरिया है वहां तक हम ट्यूब जो है इतनी ज्यादा इनहेंस नहीं कर सकते, आगे नहीं लेके जाते, लंग कोलैप्स होता है। तो वो लंग कोलैप्स के साथ विद द जीसीएस ऑफ 3 और 4 के साथ आई थी। तो फिर वो हमारे पास रही और पहले उसकी ट्यूब करेक्ट की गई। फिर बिकॉज ऑफ द सेप्टिक एलिमेंट शी गॉट फ्रॉम दैट हॉस्पिटल, तो उसका जो है फिर सेप्सिस को फाइट करना पड़ा। वेंटिलेटर के साथ उसको नमूनिया लगा, उसको फाइट करना पड़ा। करते करते 24-28 डेज पे वो ए फिब्राइल हुई, जीसीएस अच्छा होने लगा। शी बिगन टू ओपन हर आईज और फिर अपने हाथ हिलाने लगी, पाँव हिलाने लगी आहिस्ता आहिस्ता। 34th डे पे तो हमने उसको वीन ऑफ कर लिया। और बिकॉज हमने 5th डे पे ट्रेक्योस्मी बना ली थी, तो फिर हमने जो है आहिस्ता आहिस्ता ट्रेक्योस्मी भी पेशेंट की क्लोज की। जो हमारे एचओडी हैं सैयद खालिद शाह साहब, वो बहुत इस चीज पे उन्हें हमें अप्रिशिएट किया। बकायदा हमने हमारे साथ एक छोटा सा केक कटिंग का सेरेमनी रखा, बिकॉज ये लॉन्गेस्ट स्टे हमारे आईसीयू में इस पेशेंट का रहा है, आईसीयू के ऊपर। और उसका हस्बैंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये कभी जिंदा हो भी सकेगी दोबारा व्हेन शी केम टू अस। और टाइम पास होते होते शी इम्प्रूव्ड एंड एवरीबडी ऑफ आवर वार्ड ऑफ आवर आईसीयू, जो हमारा नेबर वार्ड है, ऑल ऑफ देम वर कमिंग टू सी हर कि ये कैसे हुआ है कि शी इज अलाइव अगेन एंड शी इज वॉकिंग इन द आईसीयू। बिकॉज उसको हम वॉक करवाते थे और वो जो मसल प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस थी दैट वाज इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ दैट क्रिटिकल इलनेस मायोपैथी। तो ये एक स्टोरी है, ऐसी मल्टीपल स्टोरी है। ये सर स्टोरी आपको बता के, क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं, हमारे टीचर्स की तरह हैं, तो आपको बता के तो हमें और खुशी होती है सर कि ये हमारी अचीवमेंट, हमारी टीम की, सबने मिलके इसमें बहुत एफर्ट किया था और एक इंसानी जान बच गई। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर रोनी के आपने जो है ना एक ऐसी कंडीशन से जो है वो पेशेंट को उठा के जो है वो आपकी और आपकी टीम की एफर्ट की वजह से वो फिर पेशेंट उसको एक दूसरी जिंदगी मिली। और ये अब हमारा जो है गवर्नमेंट सेटअप है, एक रिसोर्स पुअर सेटिंग है। तो मुझे यकीन है बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास ऐसे आते होंगे प्राइवेट सेटअप से, क्योंकि इंटेंसिव केयर का खर्चा बड़ा ज़्यादा होता है। एक 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 रात जी का स्टे, उनकी जो है ना सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, तो आप लोग जो है वो ऑलमोस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड चार्जेस पे जो है वो आप ये सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है ना ये बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा ख्याल है कि ये हमारा आपका जो इंस्टीट्यूट है, ये सबका हमारा सबका इंस्टीट्यूट है, ये एक असासे से जो है वो कम नहीं है। ये हमें बताइए कि एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अगर बंदा जो है बहुत सख्त बीमार हो जाए, चाहे वो जितना भी ज़यीफ हो, जितना भी उसका जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि आपने जो है उसको आईटीयू में दाखिल कराना है। उसके लिए आप लोगों के ऊपर प्रेशर भी बहुत आता होगा मुख्तलिफ कम्युनिटी से, चाहे वो एक बहुत ही ज़यीफ पेशेंट हो, बेड बाउंड हो, बिल्कुल चलने के काबिल भी नहीं हो, तो फिर भी वो एक आईटीयू का जो बेड है जो कि बहुत ही एक प्रेशस बेड है, क्योंकि लिमिटेड होते हैं ये, तो उसको जो है वो ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं। फिर हमें जो है वो उसको रखना पड़ता है, कोई उसकी जो है वो प्रोग्नोसिस नहीं होती, वो ठीक उसने होना नहीं होता। तो आप बताइए कि ये हमारी जो लोग हैं, ये हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी, उनको ज़रा एजुकेट कीजिए कि क्या हर पेशेंट जो है वो अगर बहुत बीमार हो जाए तो हमें उसे आईटीयू लाना चाहिए। सर ऐसे है कि जो पूरी दुनिया के लिए क्रिटिकल केयर
की सीरियस पेशेंट्स की गाइडलाइन बनाते हैं वो उनकी सोसाइटी है जो इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर सोसाइटी, उसने गाइडलाइंस बनाई हुई है एडमिशन से लेके डिस्चार्ज से, हर चीज से लेके, जिसमें वो सर एवरी ओल्ड पेशेंट इज नॉट आईसीयू पेशेंट। वो कहते हैं कि बिकॉज ओल्ड पेशेंट कोमॉर्बिड्स होते हैं, मल्टीपल चीजें होती है, इरिवर्सिबल चीजें होती हैं, तो उनको हम एडमिट नहीं कर सकते। आईसीयू बना है फॉर रिवर्सिबल डिजीज जो रिवर्स हो सकती है। दैट इज नॉट अ प्लेस कि एक पेशेंट जो उसको इरिवर्सिबल कंडीशन है हम उसको ले आए आईसीयू में, वो 10-15 दिन एडमिट रहे और फिर उसकी डेथ हो जाए और हम उसकी कोई हेल्प ना कर सकें। आईसीयू इस काम के लिए नहीं है। वो पेशेंट जो कि रिवर्सिबल बीमारियां, दैट सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, diabetes, ketoacidosis, respiratory failure, either type 1, type 2 with the coexisting thing, cardiac arrhythmias और cardiogenic shock, इन सारी चीजों के लिए जो कि रिवर्स हो सकती है, ये उनके लिए है। एवरी पेशेंट, अगर एक पेशेंट है जिसको कैंसर है और उसके ब्रेन में मेटास्टेसिस है और उसको हम आईसीयू में एडमिट कर रहे हैं, तो हम तो उसको कोई हेल्प नहीं कर पाते। हम तो वेट करेंगे कि इफ ही डाइज देयर, और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज आईसीयू फाइट्स विद द थिंग्स दैट कैन बी रिवर्स्ड। उनके साथ नहीं, दैट कैन, वो चीजें नहीं हो सकती जो रिवर्स नहीं कर सकते। और ओल्ड पेशेंट्स के लिए गाइडलाइन कहती है कि आप मोर देन 55 का पेशेंट लें ना, बिकॉज आप उसको वापस नहीं ला सकते। आप जितनी हेल्प करेंगे पेशेंट एक ऑर्गन के डैमेज की वजह से दूसरे ऑर्गन का उसका को एग्जिस्टिंग डैमेज जो है कोरिलेटिंग डैमेज में चला जाएगा और करते करते चीजें बिगड़ेंगी एंड यू विल हैव योर हाई मोर्टेलिटी। दुनिया में तो इसकी कंसेंसस है कि आईसीयू जो है वो इतनी मोर्टेलिटी रखता है। अगर इसी तरह हम सब पेशेंट लेते रहे तो हम लाइफ सेविंग काम नहीं कर रहे होंगे, वी विल जस्ट असिस्टिंग देयर डेथ। ये नहीं हो सकता सर, मतलब ये एग्जैक्टली लोगों को समझना चाहिए कि आप जैसे ही डिसाइड करते हैं कि ठीक है आपके अजीज हैं, वो सबके लिए उसी तरह इम्पोर्टेंट होते हैं कि हम जो है वेट करें कि वो कितने बूढ़े हो जाएं, बूढ़े होने के बाद उनको एक ऐसी स्टेट में चले जाएं कि जिसको डिजीज भी नहीं कहा जा सकता। वो अलग डिपार्टमेंट है जेरियाट्रिक्स का, जो ठीक है हमारे पास नहीं है, लेकिन मेडिसिन वार्ड इस चीज को सपोर्ट कर सकती है कि वो ये ऐसे पेशेंट ले, बजाय इसके कि आईसीयू में प्रेशर डाला जाए कि आप ऐसे पेशेंट एडमिट कर लें। तो ये समझने की जरूरत है कि सबको ये कॉन्सेप्ट मिल जाए कि इफ यू हैव अ रिवर्सिबल कंडीशन, पेशेंट को आईसीयू में लें। इरिवर्सिबल कंडीशन और द डैमेज हैज बीन डन, बहुत ज्यादा हो चुका है, तो फिर bringing that patient and forcing us to put this patient on ventilator and take something out of that, वो गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली डॉक्टर रोनी, और आपकी इस बात को मैं सेकंड करूंगा कि जब एक मरीज जो है वो आईटीयू में जाता है तो अब कैथेटर, कैनोलास और ब्लड टेस्ट के लिए जो है वो बार बार उसको प्रिक करना, और ये कि अगर वो इंट्यूबेट हो जाए और तो वो साथ में जो है, साथ में जो एक 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 बड़ा नॉइजी इन्वायरमेंट होता है, 24 घंटे स्टाफ अवेलेबल है, तो एक मरीज की जो है वो नींद, उसकी कंफर्ट और उसकी जो है एक डिग्निटी, ये सारी चीजें जो है ये कंप्रोमाइज होती हैं। तो लोग अगर अपने अजीज और कारिब को जो है वो लाते हैं और उसके लिए प्रेशर डालते हैं कि हमें एक बेड चाहिए खामखा, तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि यार इससे जो है ना मैं अपने मरीज को इतने ज़्यादा फायदे में, इतना ज़्यादा उसके ऊपर मैं स्ट्रेस ला रहा हूँ, उसकी डिग्निटी को मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूँ, उसके जो है ना कंफर्ट को मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूँ, ये उसके लिए फायदा भी होगा या नहीं, या ये मैं अपनी तसल्ली के लिए कि जो है ना कि वो बच जाए, आप किस कॉस्ट पे उसको बचाना चाहते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा ये एक कॉन्सेप्ट के जब एक मरीज इंटेंसिव केयर में जाता है तो वो जो है वो जब निकल के आता है तो वो उस हालत में नहीं रहता जिस हालत में वो गया था, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी डीकंडीशन हो जाती है, वो मशीनों पे जिंदा रहता है और उसे कई महीने चाहिए होते हैं रिकवर करने के लिए। अगर बंदे में पहले से जान ही नहीं है, अगर एक एक ज़ईफ इंसान है जो कि बेड बाउंड है या व्हील चेयर पे चलता है, तो वो तो आईटीयू से निकलने के बाद तो वो बिल्कुल वो मोहताज होकर रह जाएगा, तो उसका कोई फायदा जो है फायदा नहीं है। बेहतर यही है कि उसको वार्ड पे ट्रीट करें और आप एक्सेप्ट करें उस चीज को, रादर देन कि आप जो है उससे फाइट करें। जी सर, ये बात जो सर बड़ी जबरदस्त बात आपने बताई कि लोग एक्सेप्ट कर लें इस चीज को कि यार एज हैज गॉन
और ऑर्गन भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मशीन्स के साथ फ्रेजाइल हो चुके होते हैं, हम किस तरह इनको सपोर्ट पे रखेंगे, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और इतनी वर्स चीजें होती हैं कि प्रेशर की वजह से एडमिट कर लेते हैं हम लोग और फिर वो सरवाइव नहीं कर पाते, और उन्हें पता होता है कि सरवाइव नहीं करेंगे, फिर भी दे फोर्स अस, हम एडमिट मजबूरन कर लेते हैं। देन दे फाइट विद अस कि ब्रिंग दिस पेशेंट बैक टू लाइफ। वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। अब लोगों को ऐसा ऐसा इस चीज में, जो वार्ड के डॉक्टर्स हैं सर, उनका बड़ा इसमें बड़ा रोल है। अगर वो डायरेक्टली एक पेशेंट का, जब बीपी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, जीसीएस लो हो गया है और रेस्पिरेटरी रेट बहुत बढ़ गया है और एबीजीज में अगर फेलियर आ गया है, अगर फौरन से वो डिसाइड कर लें कि ये बूढ़े पेशेंट है, इनकी ये कंडीशन है, इनको आईसीयू में लेना चाहिए, उनको इस चीज पे थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मिल जाए कि अभी हम और इसमें हेल्प नहीं कर सकेंगे, अगर हम वेंट पे डालेंगे, हम फ्रेजाइल लेंगे, हम कुछ और करवा देंगे, हम विल नॉट ब्रिंग बैक दैट लाइफ दैट वाज इन दैट पर्सन। एक्सेप्ट भी करना होता है सर, नेचुरल प्रोसेस है कि एक 74-80 ईयर ओल्ड पेशेंट ने अब जाना है, तो हम उसको कितना फोर्स करेंगे जिंदा रहने के लिए? नहीं हो सकता, दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। थोड़ा सेंटिमेंटल इशू भी होता है सर, आप खुद भी समझते हैं कि पूरी दुनिया इस चीज के साथ को एग्जिस्ट करती है कि सेंटिमेंट्स उनको डोमिनेट कर लेते हैं जब डेथ की सिचुएशन आती है, और वो उसमें बैड वर्ड फॉर द डॉक्टर होता है कि आपने सही नहीं किया। आखिर में डॉक्टर रोनी ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप इतना माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, आपके और आपकी टीम, और बड़ा जो है कम चार्जेस पे पेशेंट्स को जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो आप कोयटा के अवाम और हमारी जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है, कैसे हम आपकी सपोर्ट करें, किन किन चीज़ों में हम आपकी सपोर्ट करें, ताकि आप जो अच्छा आप हैं, आपकी टीम है, आपके साथ कंसल्टेंट्स हैं, सारे आप लोग जो है डिपार्टमेंट आप उसको चला रहे हैं, तो कैसे आप उसको कॉज को आप आगे लेके जाएं, हम क्या आपकी मदद करें? सर जो हेल्प हमें चाहिए वो कुछ इक्विपमेंट को लेके थी और है भी, और कुछ मैन पावर को लेके थी। बिकॉज गवर्नमेंट सेटअप है हॉस्पिटल का, वो फुल फ्लेज रहना नहीं होता, क्योंकि लोगों की ड्यूटीज फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं। कोई नर्स आती है, हम उसे ट्रेन करते हैं, उसे सिखाते हैं और फिर वो चले जाती है, तो हमारा इनपुट जो है वो हो जाता है, लेकिन जब आउटपुट का टाइम आता है तो उसके ट्रांसफर हो जाता है। जो हमारी हेल्प हो सकती है सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आईसीयू में स्टाफ। स्टाफ इतनी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि सब कुछ वो करती है, हम भी कर रहे होते हैं साथ, लेकिन ज्यादा काम उन पे होता है। हमें स्टाफ, जो हेल्थ अथॉरिटीज है जो आपके थ्रू सर हमें रिस्पॉन्ड करेंगी, ये होपफुली अगर स्टाफ हमें मिले, ऐसा स्टाफ मिले जिसे हम ट्रेन करें और वो हमारे साथ रहे, तो हमारी बड़ी हेल्प होगी। दूसरी बात ये कि जो डॉक्टर्स हैं हमारे, वो फर्दर जो है वो इस चीज को सीख लें कि इंटेंसिव केयर क्या होता है। उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं सर, सब लोग कुछ वेंट में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बाकी सपोर्टिव चीजों में बहुत अच्छे होते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स हैं वो उस चीज को सीख लेंगे, तो उसके साथ फिर हमें फायदा होगा, हमारी टीम बढ़ेगी, हम इसको बढ़ा सकेंगे इस काम को फॉर द गुड विल। और इक्विपमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि हमारा जो आईसीयू है, आईसीयू बेसिकली बाहर की दुनिया के साथ, वो सिर्फ बाहर से एक पेशेंट लेता है, उसकी अपनी अंदर एक अलग दुनिया होती है। वो इको खुद करते हैं, वो एक्सरे खुद करते हैं, अल्ट्रासाउंड खुद करते हैं, ईईजी खुद करते हैं, वो सब कुछ खुद करते हैं। कुछ इक्विपमेंट की हमें जरूरत है, जो कि अब जरूर, जो कि हमें इन फ्यूचर रहेगी, और अगर गवर्नमेंट इसमें हमारी हेल्प करेगी, इक्विपमेंट हमें मिले, मैन पावर से हमें स्टाफ मिले, और हमारे डॉक्टर्स फर्दर इस चीज में एक्सेल करके हमारे पास आए, तो हमें बहुत फायदा होगा सर। चलें, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वाले जो हैं इसको किसी न किसी हद तक इसके ऊपर ज़रूर एक्ट करेंगे। तो डॉक्टर रोनी, बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आपसे हमें। और आप जो है आप जारी रखिए अपनी इस एफर्ट को, इस जज्बे को जो है आप अपने कंटिन्यू कीजिए। तो आपसे जो है बात जी होती रहेगी इंशाल्लाह ताला।